अब बात करते हैं रिलायंस की। बहुत ही दिग्गज स्टॉक, यही मार्केट का आगे का मूड डिसाइड करेगा। नंबर्स पर बात करते हैं उससे पहले इसके चार्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं और इसकी पोजीशनिंग को ध्यान रखते हैं। कंटिन्यू गिर रहा है ये, मतलब कि अगर अपन देखें इसके अंदर कि अगर मैं यहाँ से इसको अगर पकड़ता हूँ और ये करीबन 12-13% के आसपास का फॉल इसमें बनता है, जो कि बहुत जल्दी आया है। मतलब कि 31 सितंबर से, मतलब 10-12, मतलब 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशंस में इसने अपने 10-12% गवा दिए। क्या रिजल्ट का पता था किसी को? और दूसरी सबसे बड़ी बात, जून के लो के पास है। जून का लो था 2718 का और वहीं पर ये स्टॉक है अभी। तो क्या किसी को कुछ पता था रिजल्ट के बारे में? तो देखते हैं। यहाँ के फॉल के हिसाब से ये नहीं बढ़ने के पीछे किसी को कुछ पता था। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। रिलायंस आपके सामने है रिजल्ट्स। सबसे पहले इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कंबाइन है तो आगे इसको बाइफिकेट अपन कर लेंगे। कोई ग्रोथ नहीं है, नहीं, बट्टा सन्नाटा। ईयर ऑन ईयर थोड़ी बहुत ग्रोथ है लेकिन कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो है, जीरो ग्रोथ कंपनी है। और क्यू ऑन क्यू तो नेगेटिव रेवेन्यूज है इसके। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के पीछे सिंपल सी बात है, एक्साइज ड्यूटी कम हुई है इनकी। एक्साइज ड्यूटी कम हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। और कोई इसमें नहीं है। इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट उन्होंने कम कर लिया थोड़ा सा। इन 2-3 कारणों की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो गई। और दूसरा, कुछ हिस्सा ये एक्साइज ड्यूटी ने इनको पे करके और ये हो गया। और दूसरा, शेयर प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर भी ये मिल गया, इस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो इस बार ध्यान रखिएगा, जो आपको ये ईपीएस में बढ़ोतरी दिख रही है 10% की, ये बढ़ोतरी नहीं है। इस बात को समझिएगा, ये तेजी नहीं है। रेवेन्यूज फ्लैट है, सिर्फ खर्चों को कम किया और खर्चों में भी इनकी एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, उस वजह से। पहली चीज तो। दूसरी, इनकी इन्वेंट्री ज्यादा खड़ी हो गई, इस वजह से इनका ये जो टोटल एक्सपेंस था वो क्या हो गया, कम हो गया। और प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़ गई 10% से। अब आइए सेगमेंट वाइज, यहाँ पे कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं अपने को। अपन सेगमेंट वाइज समझते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब आइए सेगमेंट वाइज। O2C, ऑयल टू केमिकल, ग्रोथ नहीं है। और ग्रोथ सिंपल सी बात है, जब तक ऑयल ऊपर रहेगा इनके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, ऑयल नीचे रहेगा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो पिछले क्वार्टर में ऑयल नीचे था, तो O2C में तो अपने को समझ में आता है कि कोई ग्रोथ नहीं है। सबसे ज्यादा जो फोकस वाला एरिया है रिटेल और डिजिटल सर्विस। रिटेल के अंदर ग्रोथ 10% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डिजिटल सर्विस के अंदर 10% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, लमसम 8-10% की। और ईयर ऑन ईयर भी डिजिटल सर्विस में ठीक है। लेकिन रिटेल वापस वही सिस्टम, कोई ग्रोथ नहीं है। और ये दिख रहा है डीमार्ट के रिजल्ट से लमसम क्लियर हो चुका। अब लोग जिद कर रहे हैं लेकिन डीमार्ट के रिजल्ट से कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं कि थोड़ा बहुत दिक्कत है इन कंजम्पशन के अंदर, तो वो चीज ध्यान रखनी है। इबिटा O2C का वापस टूटा है, डिजिटल सर्विस का बड़ा है, बाकी में कोई में कहीं ग्रोथ नहीं है। तो ये जो इसके रिजल्ट्स हैं, इसके प्राइस एक्शन को डिनोट करते हैं। तो इस कंपनी के लिए ग्रोथ नहीं होने का मतलब है कि इसको उड़ा देंगे वापस से। कुछ खास नंबर नहीं है ये। आगे कैसे कंपनी ग्रो करती है, एक बात ध्यान रखिएगा, क्रूड ऊपर रहेगा तो इनका O2C बिजनेस चलेगा। आपको रिलायंस इंडस्ट्री को अगर बढ़िया प्ले करना है किसी को, तो क्रूड को ध्यान रखिए। क्रूड ऊपर है, क्रूड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर चल रहा है, तो O2C बिजनेस ऊपर रहेगा और इनके मार्जिन्स भी अच्छे रहेंगे जीआरएम के। अगर इनका क्रूड नीचे रहता है तो इनके अंदर इनके प्रेशर रहेगा, जो अपने को दिख रहा है। O2C बिजनेस में EBITDA टूट रहा है,
क्वार्टर क्वार्टर इबिटा तो हम कहें तो भयंकर टूटा है। अगर अपन देखें क्वार्टर इबिटा तो 167 माइनस बाय द 124, 25% इबिटा टूट गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी टूटा है इनका इबिटा। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात आती है कि ये प्रेशर है, ये प्रेशर ही बता रहा है इसका। तो बिजनेस कंपनी है, रिजल्ट रिएक्ट कैसे करते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पे बात करती है, लेकिन ये अलग चीज है। क्लियर था? थैंक यू।